पपीता सरलता से लगाए जाने वाला फल है और पपीता लाभ भी देता है। बहुत कम समय में ये फल देने लगता है। पपीते की सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आ चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं फल एवं औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संभाग। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर जयप्रकाश जी, पपीते की खेती में जल का क्या महत्व है? जल किसी भी जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके पपीता जैसी फसल के लिए जो कि बहुत कम समय में फल देती है, तो जल अति महत्वपूर्ण है और जल का प्रबंधन अति आवश्यक है, क्योंकि ये फसल 12 से 14 महीने खास करके उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में लेती है। तो इस फसल को गर्मी, वर्षा एवं जाड़े इन सभी मौसमों से गुजरना पड़ता है। खास करके गर्मी के मौसम में जल प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल की मांग बहुत बढ़ जाती है और पपीता एक ऐसा पौधा है जो स्वस्थ होने पे, अच्छे प्रबंधन पे 2.5 से 3 पत्ते प्रति सप्ताह आते हैं। तो इसके साथ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अधिक इसमें वृद्धि एवं विकास होता है और उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर जल समय पर नहीं मिलेगा तो अच्छे से बढ़वार नहीं होगी, अच्छे से फूल नहीं आएंगे, अच्छे से फलत नहीं होगी। इसलिए जल प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जयप्रकाश, आपने बताया कि जल की महत्वता कितनी ज़रूरी है पपीते की सिंचाई में। अब हम जानना चाहेंगे कि सिंचाई पद्धति किस प्रकार से होना चाहिए पपीते की खेती में। जल प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है। ऐसे में जल की प्रबंधन के लिए हम कौन सी सिंचाई पद्धति अपनाते हैं, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरे देश में पपीते की खेती होती है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर हम जो आधुनिक पद्धतियाँ हैं, जैसे टपक सिंचाई पद्धति है, उसको अपनाते हैं। उसके साथ फर्टिगेशन पद्धति होता है, जिसमें हम उर्वरक भी साथ में डालते हैं, उस पद्धति को अपनाते हैं। अधिकतम लाभ के लिए और अच्छे से जल प्रबंधन के लिए, कम से कम जल में अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए जो टपक सिंचाई पद्धति है, ये अति उत्तम है। इसकी थोड़ी सी खर्चा ज़्यादा होता है, खास करके शुरुआत में, जो करीब 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर पड़ता है। लेकिन लंबे समय के लिए और जल प्रबंधन को ध्यान में देखते हुए ये पद्धति सबसे अच्छी है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर टपक सिंचाई पद्धति नहीं है और किसान भाई खेती कर रहे हैं, वहाँ पर हम जो उसका एक चैनल होता है, वो पेड़ के सहारे हम एक चैनल बनाते हैं, उसमें भी सिंचाई करते हैं। कई क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ किसान सीधे खुले क्षेत्र में सिंचाई करते हैं। सामान्य रूप से खुले क्षेत्र में सिंचाई करने से जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और उसमें काफ़ी जल बर्बाद भी होता है। और जल जब पूरे क्षेत्र में फैलता है तो उसका असर ये होता है कि पौधे को तो जल मिलता ही मिलता है, लेकिन खास करके ऐसे खरपतवारों को भी मिलता है जो बहुत ज़्यादा वृद्धि विकास करते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियाँ, कीड़े भी आते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और उर्वरा शक्ति भी खेत की कम होती है। तो हम खुले में सिंचाई ना करें और बेहतर होगा टपक पद्धति से सिंचाई करें, या जो फरो सिस्टम होता है, चैनल सिस्टम होता है, हम उसको फॉलो करें, जिससे कम से कम जल में अधिक से अधिक जल पौधे को मिले और बाकी खेत में पानी ना फैले। और आजकल पानी की खर्च भी बहुत ज़्यादा हो गई है, खास करके बिजली का बिल है या आपको डीजल पे लगने वाले खर्चे हैं, उनसे बचने का तरीका है कि हम चैनल सिस्टम अपनाएं या टपक सिंचाई पद्धति अपनाएं। तो इससे आपको पौधे को अच्छी बढ़वार मिलेगी, फलत अच्छी मिलेगी और वृद्धि विकास होगा तो लाभ भी होगा। जयप्रकाश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं हमें पपीते की सिंचाई में टपक विधि का उपयोग करना चाहिए, खुले में सिंचाई नहीं करना चाहिए। यदि हम सिंचाई की बात करें तो कितने अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए और मौसम के अनुसार कब कब सिंचाई करना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि सिंचाई ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि आप एक बार हमने कह दिया कि 8 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई कीजिए, तो ज़रूरी नहीं पूरे साल भर ऐसा चलेगा। खास करके गर्मी के मौसम में अगर आप टपक विधि से सिंचाई कर रहे हैं तो आपको हर दूसरे दिन 30 से 40 मिनट के लिए आपकी जो ड्रिप सिस्टम है उसको खोलना पड़ेगा। और ख़ास करके ये शाम के समय हम खोलें तो अच्छा होगा, ताकि जो इवोपरेशन होता है या मिट्टी के सतह से अधिकतम जल उड़ जाता है वो कम से कम होगा। तो हम शाम के समय करें। दूसरा, अगर आपके पास फरो सिस्टम या चैनल सिस्टम में सिंचाई करना है तो आप 6 से 7 दिन पर गर्मी के मौसम में सिंचाई करें। अगर बरसात हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अगर बीच बीच में बारिश बंद हो गई, 8-10 दिन के अंतराल पे भी बारिश नहीं हुई, तो ऐसे में आपको एक सिंचाई करनी पड़ेगी, ताकि आपके पौधों में वृद्धि विकास अति उत्तम रूप से होता रहे और फल भी लगते रहें। क्योंकि पपीता एक ऐसा फल है जिसमें फूल भी आता रहता है, फल बड़े भी होते रहते हैं और फल पकते भी रहते हैं।
अब ऐसे में जो जाड़े का मौसम होगा, जब ठंडा बढ़ जाता है तो सामान्य रूप से किसान ये समझते हैं कि यहाँ पर हमको जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जाड़े के मौसम में भी हमें 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा ना करने से खास करके जब तापक्रम कम हो जाता है, पाले का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, तो अधिक से अधिक नुकसान हो जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में जिसमें पाला सामान्य रूप से दिसंबर और जनवरी के महीने में पड़ता है, और अगर आपके खेत में टपक सिंचाई पद्धति है तो संभव है कि 1-2 सिंचाई आप खुले में करें, ताकि जो मृदा का तापक्रम है वो अच्छा बना रहे और आपके फसल पर पाले का दुष्प्रभाव कम से कम पड़े। बिल्कुल सही कहा जयप्रकाश जी आपने कि गर्मी के मौसम में सिंचाई करना बेहद ज़रूरी है, साथ ही बारिश के मौसम में भी सिंचाई का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि सिंचाई की अधिकता या कमी से पपीते की फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि सिंचाई की अधिकता और कमी से, क्योंकि पपीता एक ऐसा फल है जिसको बराबर नमी चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जल भराव नहीं होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जल भराव सामान्य रूप से होता है, प्रायः हम उनका ऐसे खेतों का चुनाव करते नहीं हैं। अगर किसी कारण जल भराव हो गया, खास करके बारिश के मौसम में, तो यथाशीघ्र जल निकाल दें और कोशिश करें कि किसी भी परिस्थिति में जल रुके ना, और सिंचाई के अंतराल को बढ़ा दें। लेकिन देखा यह गया है गर्मी के मौसम में जब हम बार बार सिंचाई करते हैं, खास कर से टपक सिंचाई पद्धति से और जो फरो सिस्टम में करते हैं, उसका समस्या ये होता है कि ऊपर की सतह सूख जाती है, लेकिन नीचे की सतह पर बराबर नमी बनी रहती है, जिसके कारण जो पीथियम है, फाइटोप्थोरा है, ऐसे फफूंद हैं जिनके चलते तना सड़न या जड़ सड़न रोग होता है। ऐसे तापक्रम, जब दिन का तापक्रम 38 डिग्री से ऊपर होगा और 10 से 12 घंटे के बीच में धूप होगी, अगर सीधे सूर्य की किरणें आपकी जड़ों पर पड़ती हैं पौधे की और आप बराबर पानी देते हैं, तो होगा ये कि नीचे जो फफूंद है वो काफ़ी सक्रिय हो जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ जाती है। इससे जड़ सड़न या तना सड़न बीमारी पैदा होने का खतरा रहता है। इससे बचने का तरीका ये है कि हम जो घास फूस होता है, सूखे घास फूस होते हैं, उनको पौधों की जो जड़ है, जड़ क्षेत्र में करीब 1 फीट चारों तरफ बिछा दें, ताकि उस क्षेत्र में जो तापक्रम है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और सिंचाई की जो मात्रा है उसको हम बहुत ज़्यादा ना करें कि ऊपर की सतह सूख गई तो आप 2 दिन के अंतराल पर ही सिंचाई कर रहे हैं। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। ये देख लें कि जो नीचे की सतह है वहाँ पर नमी है कि नहीं है, अन्यथा इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। दूसरा सवाल है कि अगर कहीं सिंचाई की कमी हो गई, तो चूँकि पौधे का जो 90 से 95% हिस्सा है वो पानी से बना हुआ है, तो वृद्धि और विकास कम हो जाएगा, नए पत्ते कम आएंगे, नए पत्ते कम आएंगे तो फूल भी नहीं आएगा, और फूल नहीं आएगा तो फल नहीं आएगा। मतलब पूरी जो पौधे की फिजियोलॉजिकल गुण है वो सारे बुरे ढंग से प्रभावित होंगे। उससे बचने के लिए आप बराबर नमी की मात्रा को रखें और सिंचाई करते रहें। जयप्रकाश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सिंचाई की अधिकता और कमी का पपीते की फसल पर बहुत असर पड़ता है। क्या सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ पोषक तत्वों का प्रबंधन भी पपीते की फसल के लिए बेहद ज़रूरी है? निस्संदेह कि जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है वो भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही एक सवाल और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो पिछले सवाल से जुड़ा हुआ था कि अगर आपके खेत में या आपकी फसल में तना सड़न या जड़ सड़न रोग आ गया तो क्या करेंगे, क्योंकि ये जानकारी भी ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर तना सड़न रोग है और आपको बाहर से दिखाई पड़ रहे हैं उसके लक्षण, तो जो तने की सतह है उसके ऊपर ब्लाइटॉक्स आता है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, उसका पेस्ट बना लें। मतलब जैसे हम पेस्ट सामान्य रूप से बनाते हैं आटे के साथ में, तो उसके पेस्ट का लेपन करें उसकी सतह पर, खास करके जो नीचे का हिस्सा है जहाँ से मिट्टी और तना मिलते हैं, तो ये बीमारी कम से कम हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि जड़ सड़न रोग लग रहा है, तो ऊपर के जो पत्ते होंगे वो हल्के हल्के पीले होंगे। उससे बचने का तरीका है कि जो किनारे की मिट्टी है उसको हल्का सा हटाइए, और रीडोमिल एक दवा आती है उसकी सॉइल ड्रेंचिंग कीजिए। सॉइल ड्रेंचिंग का तात्पर्य ये होता है कि 2 ग्राम जो मात्रा है रीडोमिल की उसको 1 लीटर जल में घुला लीजिए, घुलाकर कम से कम 50 मिलीलीटर मात्रा पौधे की जड़ में डालिए। और जड़ में जाने से आपको पत्ते पर, तने पर नहीं डालना, केवल जड़ में डालना है, तभी इस रोग की रोकथाम हो पाएगी। दूसरा हिस्सा जो आपने कहा कि पोषक तत्वों का प्रबंधन है, जो अच्छे फार्म हैं जहाँ पर हम ड्रिप सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं या टपक सिंचाई पद्धति है, उसके साथ में ही एक फर्टिगेशन सिस्टम, कि जो फर्टिलाइज़र होता है, जो उर्वरक हैं, उन सबको हम पानी के साथ ही मिलाते हैं।
इसके दो लाभ हैं। एक तो ये है कि पौधे को ये तुरंत मिल जाता है, उसमें जो घुलनशील उर्वरक हैं हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं। आजकल बाज़ार में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आ रहे हैं, तरल पदार्थ के रूप में आ रहे हैं, तो उनका प्रयोग आप सीधे कर सकते हैं। ऐसे में आपकी जो फर्टिलाइज़र या उर्वरक की जो मात्रा है, जहां हम सामान्य रूप से 100 ग्राम एक पौधे को देते हैं, अगर आप तरल पदार्थ के द्वारा देते हो तो ये मात्रा आपको 40 से 50 ग्राम में ही आपका काम हो जाएगा और पौधे को तुरंत मिल जाएगी। और जो अन्य कारकों के चलते उर्वरक का क्षरण होता है या नुकसान होता है वो नहीं होगा और पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलता रहता है। तो चूँकि बराबर इसमें वृद्धि और विकास चलता रहता है 6 से 8 महीने तक, तो उर्वरकों की भी आवश्यकता बराबर पड़ती रहती है। जो सामान्य टपक सिंचाई पद्धति के साथ फर्टिगेशन का प्रावधान है, उसमें हम करीब 28 बार उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी मात्रा 4 ग्राम 2 ग्राम इस क्रम में होता है। उसका प्रॉपर एक शेड्यूलिंग होता है। आप किसी अच्छे सलाहकार के पास जाएंगे तो वो पूरे फार्म के लिए एक शेड्यूल बना के देते हैं कि आपको कितने मिलीलीटर मात्रा प्रतिदिन डालनी है और किस अवस्था पे डालनी है, कि 20 दिन बाद, 40 दिन बाद, 60 दिन बाद, 80 दिन बाद। क्योंकि पपीता एक ऐसा पौधा है जो पहले 40 दिन के बाद अगले 210 दिन तक लगातार इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम की आवश्यकता बनी रहती है और फास्फोरस की आवश्यकता पहले 120 दिन तक रहती है। साथ ही साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिनका हम कई बार छिड़काव भी करते हैं, उनका भी प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं, जिनकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के साथ में घोल के छिड़काव भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फर्टिगेशन के साथ में उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपके पौधे में फूल समय से आएगा, नए पत्ते भी आते रहेंगे, फलों का विकास अच्छा होगा और सही समय पर फल तैयार भी होंगे, जिससे अच्छा फ़ायदा भी होगा, उपज भी होगी और उसकी जो गुणवत्ता है फलों की वो भी अच्छी बनी रहेगी। डॉक्टर जयप्रकाश, आपने पपीते की सिंचाई प्रबंधन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।